प्रिय विद्यार्थी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत कुशल से होंगे। एक बार फिर आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में मैं अनिल प्यासी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 10वीं विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, हमारा प्रयास रहेगा कि हम आप तक पूरी विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप से पहुँचाएँ। तो यदि आप चैनल में पहली बार हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिससे आपको आगे भी इसी प्रकार के निरंतर वीडियो मिलते रहें। और जिन दोस्तों तक वीडियो नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक शेयर कीजिएगा, जिससे उनका भी भला हो। तो विद्यार्थियों, चलते हैं आज की विषय वस्तु रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याओं के बारे में। विद्यार्थियों, आज अपन मुख्यतः इस अध्याय में परिचय अर्थात इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ने के पहले थोड़ी सी चर्चा संख्याओं के बारे में करनी आवश्यक होगी, जिससे आपको पुरानी कक्षा में पढ़ी हुई बातें याद आ जाएं, जिसकी इस अध्याय में ज़रूरत भी पड़ती है। तो विद्यार्थी, जैसा आप जानते हैं कि यदि वस्तुओं को गिनना हुआ या वस्तुओं की लंबाई या उसका क्षेत्रफल, आयतन इत्यादि, या उसका किसी वस्तु का ताप नापना हुआ, अर्थात कहीं भी मापन की आवश्यकता होती है, गिनने की आवश्यकता होती है, तो संख्याओं की आवश्यकता होती है। यानी हमारे जीवन में संख्याओं की बहुत आवश्यकता है। तो विद्यार्थी, सबसे पहले बात आती है यहाँ पर प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर की। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगर आप कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थियों को गिनना चाहें तो गिनेंगे कहाँ से गिनती शुरू होगी? 1 से शुरू होगी। यानी पहला विद्यार्थी 1, फिर 2, फिर 3, 4, इस टाइप से गिनने की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी गिनती कहाँ से शुरू होगी? 1। तो ये सभी संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्या। तो पहली संख्या आ गई अपनी यहाँ पर प्राकृत संख्या। तो यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं थोड़ा सा प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या को अपन चूंकि नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए इसको n से दर्शाते हैं। तो प्राकृत संख्या यानी हम लिख सकते हैं गिनती की सभी संख्याएं। वैसे आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये कहाँ से शुरू होती है? इसको n से दर्शाते हैं। ये शुरू होती है 1 से, तो 1, 2, 3, 4 ये अनंत तक। यानी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं कोई बता सकता, लेकिन हाँ, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी। अब ये तो प्राकृत संख्या हुई। अब इसमें देखिए, इसमें 0 नहीं है। अगर इसमें 0 भी शामिल कर लिया जाए, इसी को अपन ने लिखा कि यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य भी शामिल कर लिया जाए। ये देखिए 1, 2, 3, 4 ये तो पहले से था, है ना, अनंत तक ये। लेकिन अगर इसमें शून्य भी अपन ने शामिल कर लिया तो ये जो संख्याओं का समूह बन गया, ये क्या कहलाया? पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण संख्या। अब इसके बाद इसमें देखते हैं कि इसमें देखें सभी संख्या कैसी है? धनात्मक है। अगर इसमें ऋणात्मक संख्या भी शामिल कर ली जाए, सीधी सी बात है, तो ये संख्या कैसी बन जाएंगी? इस टाइप से समूह प्राप्त हो जाएगी। ये देखिए इतना, ये 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत तक, ये कौन सी संख्या थी? पूर्ण संख्या थी। अब पूर्ण संख्याओं में, ये पूर्ण संख्याओं के समूह में, ये यहाँ से पूर्ण संख्याओं के समूह में क्या शामिल कर लिया अपन ने? ये ऋण वाली संख्या भी शामिल कर लिए। तो कौन सी संख्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या। तो इसी को अपन ने परिभाषा में लिखा कि यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं, तो संख्याओं के इस समूह को पूर्णांक संख्याओं का समूह कहते हैं। अर्थात अपन ऐसे समझ सकते हैं कि अगर पूर्ण संख्याओं के समूह में क्या शामिल कर लिया जाए? ऋणात्मक संख्या, तो कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में भी अपन ये देखें, ये वाले पूर्णांकों को बोलेंगे धन पूर्णांक। 1, 2, 3, 4 डैश डैश ये धन पूर्णांक, और ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 ये सब क्या कहलाएंगे? ऋण पूर्णांक। और 0, 0 पूर्णांक तो है लेकिन 0, न तो धनात्मक न तो ऋणात्मक, यानी लेकिन है 0 पूर्णांक संख्या के अंतर्गत।
तो ये अपन ने समझा। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। ये भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ ये p और q क्या है, p और q पूर्णांक है। लेकिन कैसा पूर्णांक है, p तो कोई भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन ये जो नीचे अपन ने q लिखा है, ये q कैसा पूर्णांक होना चाहिए, शून्य के बराबर नहीं है, q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। यानी कि p अपन ने जैसे कोई पूर्णांक लिखा, उदाहरण के लिए 5 लिख दिए, तो ऊपर तो चल गया, लेकिन नीचे जो है ना, यहाँ पर शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि q का मान अपन ने लिखा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा ना तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो अपन यहाँ परिमेय संख्या की परिभाषा यद्यपि आप लोग पढ़ चुके हैं। उदाहरण के लिए देखिए, p का मान यहाँ 2, यहाँ q का मान 3, तो 2/3 परिमेय संख्या हो गई। यहाँ 5/9, यानी कि p ऊपर भी पूर्णांक लेना, q नीचे भी पूर्णांक लेना है। शर्त देखिए कि नीचे जो q है पूर्णांक लेंगे वो 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, ये ऊपर p का मान अपन ने 0 लिख दिया, अब नीचे कुछ भी लिख दें अंश, जैसे उदाहरण के लिए 3 लिख दिए तो इसका मान 0 ही होगा। तो इसलिए 0 कौन सी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या के अंतर्गत शामिल होगी, है ना। और ऋणात्मक मान भी हो सकता है, ये धनात्मक मान भी इसका हो सकता है। यानी 7 क्यों पूर्णांक है, क्योंकि 7 लिखा है, ये p कहलाया। अब क्यों यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 लिख सकते हैं, तो 7/1 भी कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार यहाँ पर ऋण 3 लिखा, ऋण 3 नीचे कुछ नहीं लिखा तो अपन ने 1 लिखा माना, है ना, हर। तो यहाँ पर ये कौन सी संख्या कहला गई, ये भी परिमेय संख्या कहला गई। दशमलव की सभी संख्या, जैसे 1.5 वहां लिखा है, तो 1.5 को अपन ऐसा लिख सकते हैं 15/10, तो p/q हो गया ना। तो यहाँ पर हम इसको 1.5 यानी दशमलव की संख्या भी परिमेय संख्या हो जाएगी, और 22/7 इत्यादि, है ना। तो ये सभी संख्या परिमेय संख्या है। यानी हम देखें कि परिमेय संख्या में ये सभी संख्या, यानी पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ये सभी शामिल हो गई, है ना। अब बात आती है अपरिमेय संख्या, तो वह संख्या जिसे p/q, इसका अपोजिट है ना, वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इनका, हाँ, ये पहचान है एक प्रकार से कि इनका दशमलव निरूपण अशांत अनावृत होता है। अभी अपन समझेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, दशमलव निरूपण अशांत अनावृत होता है। इसके उदाहरण है जैसे √2, √3, √3 पाई आदि, ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर बात थोड़ी सा अपन शांत और अशांत की करे लेते हैं। तो इतना तो आपने नोट कर लिया होगा विद्यार्थियों। मैं थोड़ी सा ऊपर की 1-2 पंक्तियाँ यहाँ पर हम मिटा देते हैं, जिससे आपको आगे समझ में आ जाए। तो अब थोड़ी सी यहाँ जो बात निकल कर के आए ना कि दशमलव निरूपण किस अपरिमेय संख्या का कैसा होता है, अशांत अनावृत होता है। थोड़ी इसको समझते हैं। जैसे अपन भाग देने की प्रक्रिया में अगर हम कहें कि 5 में 2 का भाग देना है, तो थोड़ी देखें कैसी प्रक्रिया चलती है। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए 5/2, ये कौन सी संख्या है विद्यार्थियों, ये परिमेय संख्या है ना। ये परिमेय संख्या 5/2। क्यों, यहाँ p का मान क्या है, p का मान क्या है 5, और q का मान कितना है 2। तो p/q कौन सी ये 5/2 कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। अब इसका दशमलव निरूपण निकालने के लिए ऊपर अंश क्या लिखा 5, नीचे हर क्या लिखा 2, तो इसमें भाग देंगे तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, तो 2 दूनी 4, 1 बच गया यहाँ पर। अब यहाँ पर अपन ने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, तो 2 पंचे 10 पूरा कट गया ये, तो इसका मान आ गया 2.5। ये आगे प्रक्रिया बढ़ रही है क्या, नहीं बढ़ रही है आगे बिल्कुल। तो इसका दशमलव निरूपण क्या हो गया, इसका दशमलव निरूपण कैसा हो गया, दशमलव निरूपण ये हो गया शांत, इसका दशमलव निरूपण हो गया शांत, शांत हो गया। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं इसका, यहाँ इसके बाद दूसरा उदाहरण लेते हैं। इसका दशमलव निरूपण कैसा हुआ, इसका दशमलव निरूपण अपन यहाँ लिख दें कि इसका दशमलव निरूपण हुआ शांत, ये ठीक है। दूसरा उदाहरण ये लेते हैं, जैसे 1/3 ले लें उदाहरण के लिए। तो 1 में 3 का भाग दे रहे हैं अब हम 1/3,
तो 1 में 3 का भाग दे रहे हैं तो 1 में भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 लगाए फिर दशमलव, तो ये 0 यानी 10 हो गया। 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़े कि 10 से ज़्यादा, तो 3 तिरका 9, ये 9 आया। 1 फिर बचा। अब चूंकि यहाँ आपने पॉइंट तो लगा लिए तो यहाँ 0 पे लिख सकते हैं, तो 3 का पहाड़ा फिर 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 9। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो कितना हो गया 9, ठीक है ना। ये तो फिर घटाए तो 1 बचे। अब यहाँ पर पॉइंट लगा दिए थे तो अपन फिर 0 लगा सकते हैं। फिर 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़े कि 10 से ज़्यादा हो, तो 3 तिरका 9। हो क्या रहा है विद्यार्थी, यहाँ पर देखें ये 3 3 आता जा रहा है, बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये शांत हुआ क्या, नहीं हुआ। तो 1/3 का जब हम देख रहे हैं दशमलव निरूपण, तो ये 3 बार बार आ रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर अपने आवर्त ये बार का चिन्ह लगा दिया। तो इसका दशमलव निरूपण शांत नहीं हुआ, तो इसका दशमलव निरूपण कैसा है, अशांत है, लेकिन रिपीट है, बार बार आ रहा है, तो इसका दशमलव निरूपण आवर्त है ना। इसका दशमलव निरूपण कैसा है, अशांत तो है लेकिन आवर्त है ना, दशमलव निरूपण आवर्त है। तो यहाँ पर बात हो रही थी जिसका दशमलव निरूपण कैसा होना चाहिए, अशांत होना चाहिए और अशांत के साथ साथ अनावृत होना चाहिए। तो यहाँ तो आवर्त है, तो इसलिए 1/3 अनावृत कैसा होता है, जैसे यहाँ पर आता है 0.3, 3 के बाद 5, 5 के बाद हो सकता है 4 आ जाता, फिर 1 आ जाता, फिर 7 आ जाता, फिर 3 आ जाता, 2, यानी कोई क्रम नहीं रहता आने का कि अगला अंक किस सीक्वेंस में आएगा, है ना, क्रम निर्धारित नहीं रहता, रिपीट नहीं होता क्रम, है ना। तो यहाँ दशमलव निरूपण कैसा होता है, उसको हम कहेंगे कि दशमलव निरूपण इसका अशांत है और अनावृत है, रिपीट नहीं हो रहा, तो ऐसी संख्या कहलाती अपरिमेय संख्या। तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी, ये भी परिमेय है ना, ये भी परिमेय संख्या कहलाएंगी, है ना। तो जिसका दशमलव निरूपण शांत हो या अशांत लेकिन आवर्त हो, वो कौन सी संख्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या में इसका यहाँ पर हमने दशमलव निरूपण नहीं नोट किया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इनका दशमलव निरूपण कैसा होता है। पहला 2 प्रकार का होता है, पहला या तो शांत होगा या दूसरी बात क्या होगी कि अशांत होगा, अगर तो अशांत होगा तो क्या होगा, आवर्त होगा, है ना। अच्छा, ये तो परिमेय संख्या के बारे में है, लेकिन अपरिमेय संख्या के बारे में क्या है कि वह संख्या जैसे p/t के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और इनका दशमलव निरूपण कैसा होता है, यहाँ पर अपन ने देखा इनका दशमलव निरूपण अशांत अनावृत होता है। जैसे पाई का मान निर्धारित नहीं किया जा सकता, दशमलव के बाद निकालते हैं ना, तो आप लोगों ने सोचा होगा सर पाई का मान तो 22/7 या 0.314 होता है, ये सन्निकट मान है, ये 2 अंक तक है। वास्तव में जब पाई का मान निकालते हैं तो बहुत सारे अंकों तक आते जाते हैं, कोई क्रम निर्धारित नहीं होता, तो पाई अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार आप √2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1.1441 इस टाइप से कुछ चलता जाएगा अनंत तक, मतलब रिपीट नहीं होगा, है ना। तो ये √2, √3, √5 पाई, ये सभी संख्या कौन सी कहला जाएंगी, अपरिमेय संख्या। तो विद्यार्थियों अभी आपने जाना सबसे पहले प्राकृत संख्या, फिर उसके बाद पूर्ण संख्या, फिर उसके बाद पूर्णांक संख्या, फिर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब ये सभी संख्या के बारे में एक बहुत संक्षेप में अपन जाने, है ना, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी अवधारणा। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये अपन एक व्रत बना दिया है ना, छोटा सा, हो सकता है अच्छे से व्रत नहीं बन पा रहा हो, लेकिन आप समझने के लिए समझे कि ये जो व्रत बना, तो इसमें हमने यहाँ पर लिख दिया प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू हो जाएंगे आपको मालूम होगा, 1 2 3 4, ये है ना, ये हो गया प्राकृत संख्या। अच्छा, इसमें 0 है क्या, नहीं है, तो अगर हम इसमें 0 भी शामिल कर लें, यानी थोड़ी सा बड़ा वृत्त बना लें, इसमें ये 0 भी शामिल कर लिए, तो अब 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये जो बड़ा वृत्त बन गया जिसके अंदर में प्राकृत संख्या यानी n है, तो ये जो बड़ा वृत्त जो हो जाएगा ना, तो बड़ा वृत्त में 0 भी शामिल हो गया, 1 2 3 4 तो पहले से शामिल थे,
तो ये कौन सी संख्या कहला गई है आपकी पूर्ण संख्या। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डैश 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 ये थी। अगर इसमें अपन शून्य भी शामिल कर लिए तो ये थोड़ी सा एरिया बढ़ गया, वृत्त बढ़ गया। तो ये जो बड़ा वृत्त बन गया, ये छोटे वृत्त सहित ये पूरा क्या कहला गया, पूर्ण संख्याओं का समूह कहला गया। अब इसमें देखें ऋणात्मक संख्या नहीं है। अगर हम इसमें ऋणात्मक संख्या भी लिख दें, थोड़ी सा वृत्त बड़ा कर लें, यानी कि हम यहाँ पर कह दें डैश डैश डैश, ये ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 है ना, इस टाइप से संख्या शामिल कर लें। तो अब यहाँ मतलब ये ऋण भी शामिल हो गई, ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो गई, जीरो भी शामिल हो गया और धनात्मक संख्या भी शामिल हो गई। तो ये जो बड़ा वृत्त बन गया ये किसको दर्शाएगा, ये पूर्णांक संख्या को दर्शाएगा, पूर्णांक संख्या को दर्शाएगा, बड़ा वृत्त है ना इतना। अच्छा, अब इसमें बात कर लेते हैं। इसमें देखे दशमलव वाली संख्या है क्या, नहीं है ना, दशमलव वाली संख्या है ना, ये बटे वाली भिन्नात्मक संख्या भी नहीं है। अगर हम उसको भी इसमें शामिल कर लें तो वृत्त और बड़ा बन गया। तो जैसे उदाहरण के लिए 2/3, 4/5, 5 अच्छे से लिख दूं, 4/5, दशमलव में 1.5, ऋणात्मक भी लिख सकते हैं, ऋण 3/2 है ना, 22/7 है ना ये। तो अब इसमें देखिए बटे वाली संख्या भी आ गई है ना, तो ये दशमलव वाली संख्या भी आ गई है ना। तो ये यहाँ से लेकर के इसमें ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। तो ये पूरा ये जो बड़ा वृत्त जो कहला गया, ये काय का वृत्त कहला गया, कौन सी संख्या कहला गई, ये परिमेय संख्या कहला गई, ये परिमेय संख्या कहला गई। तो यहाँ अभी कौन सी संख्या शामिल नहीं है, ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो वो कौन सी संख्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है ना। जैसे इसमें √2, √3 है ना, पाई इत्यादि, ये अपरिमेय संख्या। तो इतनी प्रकार की आपने बातें यहाँ पर जानी कि संख्या अगर देखें तो यहाँ पर आप इतनी संख्याओं से पिछली कक्षा में परिचित हो चुके हैं। तो यही तो हो गई यहाँ से रियल नंबर, यानी वास्तव में इतनी संख्याएं होती हैं, इतनी संख्याएं होती हैं। तो यहाँ देखें वास्तविक संख्या की परिभाषा निकल करके आ गई, ध्यान दीजिएगा, समस्त परिमेय, ये सब परिमेय है ना, समस्त परिमेय और समस्त अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी समस्त परिमेय संख्याओं के समूह को और समस्त अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या नाम ही इसलिए है रियल नंबर, अर्थात ये संख्या वास्तव में होती हैं। तो विद्यार्थी जरूर आपके मन में आया होगा क्या काल्पनिक संख्या भी होती है, तो हाँ काल्पनिक संख्या भी होती है, लेकिन वो कल्पना करनी पड़ती है और वो वास्तव में आपके सिलेबस में है नहीं है, इसलिए यहाँ ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। पर जिज्ञासा मन में आती है तो थोड़ी 1-2 काल्पनिक संख्या देख लें। काल्पनिक संख्या है ना, काल्पनिक संख्या इस टाइप से होती है ये, जैसे √2 लेकिन ऋण में, √3 ये लेकिन ऋण में है ना, यानी √2 √3। तो ऐसी संख्या काल्पनिक संख्या कहलाएंगी। यद्यपि इसका एक विस्तृत टॉपिक होता है जो आपको आगे की कक्षा में पढ़ने को मिलेगा। तो ये संख्या बस छूट जाएंगी जो आप अभी इस अध्याय में नहीं पढ़ेंगे। तो रियल नंबर के बारे में ये अपन ने जाना। तो मैं वास्तविक संख्या की परिभाषा नोट कर दे रहा हूँ। विद्यार्थी यहाँ पर अपन ने परिभाषा नोट कर ली है कि समस्त परिमेय एवं समस्त अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन एक बात और यहाँ पर पहचाने कि इनका वर्ग सदैव धनात्मक संख्या होता है। जैसे हम कहें कि ऋण 2 कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है ना। तो अब इसका वर्ग करें, अच्छा ये वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 है ना, तो ये वास्तविक संख्या कहलाएगा। लेकिन अभी हमने आपको एक उदाहरण बताया था ना, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या देखें, ये ऐसा था ना √2, ये कौन सी संख्या थी, काल्पनिक संख्या थी। ये वैसे है नहीं, तो आपके कोर्स में थोड़ी सा तो पहचान बता रहे हैं, ये काल्पनिक संख्या थी। इसका वर्ग करें अपन ये, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो ऋण 2 हुआ। ये क्या निकला,
ये धनात्मक निकला क्या? नहीं निकला। तो इसलिए ये कौन सी संख्या होगी? ये वाली संख्या जो अंडर रूट ऋण 2, ये कौन सी संख्या कहलाएगी? ये काल्पनिक संख्या कहलाएगी। विद्यार्थी यहाँ संख्या रेखा की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। संख्या रेखा वैसे आप लोग जानते हैं, संख्या रेखा में क्या होता है कि बीच में यहाँ पर सेंटर में 0 है। ये वाला पक्ष बायां पक्ष है, ज़्यादा चर्चा इसमें नहीं करेंगे, थोड़ी सी संक्षेप में। बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष, है ना। तो इस साइड या कहें बाईं ओर, दाईं ओर भी कह सकते हैं। इस साइड संख्या कौन सी होती है? इस साइड संख्या ऋणात्मक होती है, इस साइड संख्या, और इस साइड संख्या कौन सी होती है? धनात्मक होती है। संख्या रेखा में सदैव बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो संख्या बढ़ती जाती है। यहाँ पर हम जैसे लिख दें 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, है ना। ये डैश डैश आगे भी लिख सकते हैं इस टाइप से। इस साइड अपन लिखेंगे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 इत्यादि, है ना। तभी इतना अपन ने बना दिया। तो यहाँ पर हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि संख्या रेखा का ये वाला बिंदु काय को दर्शाता है? 1 को। ये वाला बिंदु काय को दर्शाता है? 2 को। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु किसी न किसी संख्या को जरूर दर्शाता होगा। आप कहेंगे सर यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो ये इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा, तो इतना 1 है तो यहाँ 1/2 होगा। यानी एक बात करें कि एक छोटा सा खंड लें, तो इस छोटे से खंड में अगर रेखा का इतना टुकड़ा है तो इस रेखा पर कितने बिंदु होंगे? बहुत सारे बिंदु होंगे, है ना। तो एक रेखा खंड पर बहुत सारे बिंदु होंगे, तो संख्या रेखा पर तो बिंदुओं का संसार होगा, अनंत बिंदु होंगे। तो एक बात ध्यान रखिए, इसलिए कहते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु किसी न किसी अद्वितीय वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। अब आगे की बात थोड़ी सी संक्षेप में और बची हुई है। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। विद्यार्थी ये चीज़ें इस अध्याय में जानना जरूरी है, क्योंकि इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न को हल करने में दिक्कत आएगी, है ना। तो पढ़ना जरूरी है। तो विद्यार्थियों कुछ थोड़ी सी परिभाषिक शब्द और यहाँ पर समझना आवश्यक है कि सबसे पहले बात कर लें सम संख्या की। तो जैसा आप जानते हैं कि वे सभी संख्या, छोटी छोटी बातें हैं। कुछ विद्यार्थी सोचते होंगे कि सर कितना डीपली पढ़ा रहे हैं। यद्यपि विद्यार्थी है क्या कि सभी विद्यार्थियों के इस तरह से नहीं होता, तो ये सबको अच्छे से समझ में आए, इसलिए सबको साथ लेकर के चलेंगे, तभी तो सब अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो थोड़ी सा टाइम और लगेगा, अपन पढ़ लेते हैं सम संख्या के बारे में। तो सम संख्या यानी वे सभी संख्या जो दो से क्या है? 2 से भाज्य है, यानी जिनमें 2 का भाग जाता है वो सम संख्या कहलाती हैं। वैसे इनमें एक और पहचान है कि इनके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 इस टाइप से आता है। इकाई के अंक में सम संख्या है, 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं। और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये 2 से विभाजित नहीं होंगी, या वे संख्या जिनकी इकाई के अंक में ये 1, 3, 5, 7, 9 आता है, वे सभी संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी? विषम संख्या होंगी। ये 2 से नहीं कटती हैं, है ना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्या जैसे हम यहाँ पर बोले कि हम एक संख्या ले लिए 12, तो 12 हम देखें कि 12 में किस किस संख्या का भाग जाता है 12 में। तो 12 में सबसे पहले हम देखें कि 12 में 1 का भाग जाता है ना। 12 में 1 का भाग जाता है, 1 का भाग सब संख्या में चला जाता है। फिर 2 का भाग भी जाता है, क्योंकि 2 के पहाड़े में भी 12 आता है। 6 बार में 2 छक्का 12, है ना। 6 बार में ये 3 का भाग जाएगा, हाँ 3 का भी भाग जाएगा। 3 का भाग 4 बार जाएगा, है ना। 5 का भाग नहीं जाएगा। 6 का भाग इसमें जाएगा, हाँ 6 का भी भाग जाएगा, है ना। यहाँ समझे कि 1 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है, 2 के पहाड़े में 12 आ रहा है, 3 के पहाड़े में भी 12 आ रहा है, 6 के पहाड़े में भी 12 आ रहा है, और जाकर किसी तरीके से बढ़ते जाएंगे तो 12 के पहाड़ा में भी 12 आएगा। तो हम ये बात कर सकते हैं कि 12 किन किन से विभाजित होता है? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से और 12 से विभाजित होता है। तो ये संख्या भाज्य कहला गई, है ना। अब
अभाज्य संख्या फिर किसको कहेंगे? अभाज्य संख्या। अभी एक नया उदाहरण लेते हैं, जैसे हम बात कर लें यहाँ पर 7, एक छोटी सी संख्या लेते हैं 7। तो 7 किस किस से विभाजित होती है? तो देखें 7 1 से विभाजित होगी, फिर क्या होगी? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, इनसे विभाजित होगी? नहीं होगी। कैसे होगी? सीधी सी बात है, 7 से ही विभाजित होगी। तो 7 कैसी संख्या है? तो 7 कहला गई अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या कहला गई, ये 7 अभाज्य संख्या कहलाई। तो भाज्य और अभाज्य की पहचान क्या हो गई? कैसी परिभाषा हो गई? कि वह संख्या, आप नोट कर सकते हैं चाहे तो, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो। ये देखिए अन्य संख्या, ये अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं, भाज्य संख्या कहलाती। कैसा? कि वह संख्या, ये हो गई वह संख्या जो स्वयं और एक, यानी स्वयं 12 था तो 12, वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी, ये अन्य संख्या है, अन्य संख्याओं से भी विभाज्य हो, कौन सी संख्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। अब अभाज्य की परिभाषा बता सकते हो कि वह संख्या जो 7 लिए थे ना अपन ने, तो वह संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित नहीं होती, कौन सी संख्या कहला गई? अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब बात कर लेते हैं सह अभाज्य। अब जैसे हम बात कर ले रहे हैं, यहाँ पर एक उदाहरण के लिए 10 लिख रहे हैं और यहाँ पर हम 12 लिख रहे हैं। तो 10 किस किस से विभाजित होगी? किस किस के पहाड़े में 10 आता है? अपन देखें तो 10 2 के पहाड़े में भी आता है, 1 के पहाड़े में तो आएगा, है ना, 1 का भाग तो सब में चला जाता है। तो 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में 10 नहीं आएगा, 4 के पहाड़े में नहीं आएगा, 5 के पहाड़े में आएगा, और फिर जाकर के 10 के पहाड़े में भी आएगा, है ना। अब जब 12 की बात करें तो 12 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में आएगा, 5 के में नहीं आएगा, 6 के में नहीं, 6 के में आएगा, फिर जाकर 7 8 9 10 11, फिर 12 में आएगा सीधा सीधा। तो यहाँ पर हम देखें कि जो 10 है, 10 2 से भी विभाजित है और 12 भी 2 से विभाजित है, ये 12 भी 2 से विभाजित है। तो इसलिए ये देखें, ये यहाँ पर देखिए अच्छे से, ये 10 2 से भी विभाजित है और 12 2 से भी विभाजित है। तो ये जो 10 और व 12 कैसी संख्या कहलाई? सहभाज्य, यानी कि इनमें एक ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर देती है, दोनों को विभाजित कर देती है। इसको बिल्कुल सरल भाषा में आप लोग ऐसा भी जान सकते हैं कि वे संख्या जो कट जाती हैं आपस में, उनको सहभाज्य संख्या कहते हैं। इनका कोई ना कोई गुणनखंड सेम होगा, एक सा होगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण लिखती है कि 6 8, ये देखें 2 3 6, 2 चौके 8, मतलब 2 से ये भी कट गया और 2 से ये भी कट गया। तो ये कौन सी संख्या कहलाई? सहभाज्य संख्या। तो विद्यार्थियों आज आपने संख्याओं का एक प्रकार से संसार जाना, वो नाम ही तो है अध्याय का, रियल नंबर। तो संख्याओं के बारे में आज परिचय हुआ। अब इसके आगे नए वीडियो में अपन पढ़ेंगे एल्गोरिथम क्या है, प्रमेयिका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी कि विषय वस्तु में क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और हाँ विद्यार्थियों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। क्या होता है ना, कई बार अपन वीडियो देखते रहते हैं और भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अगला वीडियो आपको आसानी से और आपके पास सुगमता से पहुंच सके। तभी तो आप पढ़ाई में निरंतरता जारी रख सकते हैं। और विद्यार्थियों अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई विषय वस्तु के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।